हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है ड्राइंग लाइंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। फॉलोइंग ट्यूजडेज टॉक्स बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन इंडिया एंड चाइना। कह रहा है कि ट्यूसडे की जो बातचीत हुई है दोनों के जो इंडिया और चाइना के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब हाई लेवल ऑफिशियल्स जो हैं, जो कि बाउंड्री क्वेश्चंस के ऊपर जो बातचीत हुई है, उसके बाद India and China have agreed to substantial outcomes on managing the disputed border। भारत और चाइना दोनों ही एक मतलब सहमति में पहुंचे हैं। सब्सटेंशियल आउटकम्स मतलब एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकला है उस बातचीत का, कि दोनों ही इस बात से एग्री हुए हैं कि जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर वाली समस्या है उसको मैनेज किया जाए। अकॉर्डिंग टू एन 8-point कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है एक जनरल एग्रीमेंट जो दोनों के बीच में है। कह रहा है कि जो 8 पॉइंट का एग्रीमेंट जो रिलीज हुआ है वेंसडे के, उसके अनुसार बोथ कंट्रीज, दोनों ही कंट्रीज हैव एग्रीड टू एडवांस डिस्कशन। एक एडवांस डिस्कशन के लिए दोनों ही कंट्री सहमत हुए हैं। ऑन किसके ऊपर? एन अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्ट ऑफ बाउंड्री डीलिमिटेशन, कि एक जल्द से जल्द और एक सब्सटेंशियल हार्वेस्ट मतलब एक महत्वपूर्ण या फिर एक मीनिंगफुल एक निर्णय निकाला जाए बाउंड्री डीलिमिटेशन को लेके। बाउंड्री डीलिमिटेशन का मतलब है कि एक तरीके से तय सीमा की जाए, जो भी डिस्प्यूट है बॉर्डर तय किया जाए कि किसका बॉर्डर किसका, किसका बॉर्डर किसका, मतलब जो भी आप जानते ही होंगे इंडिया चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो विवाद है उसको लेकर। They have agreed to hold next month a meeting of an expert level mechanism। कह रहा है कि दोनों ही देश इस बात से सहमत हो गए हैं कि अगले महीने वो एक मीटिंग रखेंगे एक्सपर्ट लेवल के सिस्टम की, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे अलग अलग तरीके के। ऑन किसके ऊपर? ट्रांस बाउंड्री रिवर, जो नदियाँ बह रही हैं इधर से चाइना की तरफ, मतलब इधर से चाइना की तरफ जा रही हैं और चाइना से इधर की तरफ आ रही हैं, उनके ऊपर। एंड टू मेंटेन कम्युनिकेशन, और एक कम्युनिकेशन मतलब एक कनेक्शन मेंटेन रखेंगे ऑन शेयरिंग, शेयर करने के लिए किसके ऊपर? हाइड्रोलॉजिकल डेटा के ऊपर। मतलब दोनों ही देश इस बात से सहमत हैं कि वो जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, जो पानी का डैम का डेटा हो गया, पानी का स्तर का डेटा हो गया, उसको भी क्या कहते हैं, शेयर करने के लिए एक कॉमन कम्युनिकेशन चैनल बना के रखेंगे। विच इंडिया हैज बीन पुशिंग फॉर, जिसका एक तरीके से इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहा है। Two additional meetings points to hold talks between top military commanders will be set up। और 2 अतिरिक्त मीटिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे ताकि दोनों ही सेनाओं के जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं किसी भी समस्या के दौरान मीटिंग कर सकते हैं। तो ये 2 एडिशनल पॉइंट बनाए जाएंगे। अलॉन्ग विद, साथ ही साथ 2 न्यू चैनल्स ऑफ हॉटलाइंस इन द ईस्टर्न एंड मिडिल सेक्टर। ईस्टर्न और मिडिल सेक्टर में 2 हॉटलाइंस बनाई जाएंगी। हॉटलाइन मतलब डायरेक्ट बातचीत करने का तरीका होता है कि किसी तरीके का डिले ना आए। यहाँ के जो कमांडर हैं या फिर वहाँ के कमांडर हैं, अगर उन्हें किसी भी क्राइसिस या डिस्प्यूट में बातचीत करनी है तो वो तुरंत 1-2 मिनट में ही बातचीत कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, इनको सभी जानते होंगे, एंड चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी reaffirmed the efforts taken over the past 2 years to keep the peace along the line of actual control। कह रहा है कि भारत के जो नेशनल एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने इस बात की फिर से पुष्टि की है जो एफर्ट्स लगातार चल रहे हैं 2 सालों से, ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक शांति स्थापित की जा सके। एंड कमिटेड टू कंटिन्यू द ऑनगोइंग नॉर्मलाइजेशन इन रिलेशन। और दोनों ही देशों ने एक तरीके से कमिटमेंट दिखाई है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है कि दोनों ही देशों के बीच के रिश्ते को नॉर्मलाइज करने का, उसको लगातार चलने दिया जाए। दैट द NSA's विजिट टू बीजिंग टुक प्लेस बिफोर इंडिया होस्ट द ब्रिक्स समिट। कह रहा है कि ये जो NSA अजीत डोभाल की विजिट हुई है चाइना में भारत के ब्रिक्स समिट को होस्ट करने से पहले, जो कि होने वाला है 12 सितंबर को, अंडरलाइन बोथ साइड कीननेस टू कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस ऑफ री इंगेजमेंट। ये दर्शाता है कि दोनों ही देश काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं ये जो री इंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, मतलब
एक तरीके से एक संबंध बनाने का या रिलेशन बनाने का एक प्रक्रिया चल रही है, उसके ऊपर दोनों ही देश काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं. With the expected visit of Chinese President Jinping after a gap of 7 years. और ऐसा भी एक्सपेक्टेशन है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है जिनपिंग, वो 7 साल के गैप के बाद भारत में विजिट कर सकते हैं. एंड अक्टूबर 2024 मीटिंग कह रहा है कि 2024 की जो मीटिंग थी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर जी के बीच में, जो प्रधानमंत्री मोदी और जी के बीच में थी, किक स्टार्टेड दिस कैलिब्रेटेड एफर्ट. कैलिब्रेटेड एफर्ट का मतलब होता है कि एक प्लान्ड एफर्ट है ना, एक सही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से जो प्रयास किए जाएं ताकि जो रिलेशन है वो नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़े, नॉर्मल हो जाए. मतलब दोनों की ही मीटिंग से ही एक तरीके से ये जो प्रयास थे वो स्टार्ट हुए थे कि जो हमारे रिलेशन है दोनों देशों के बीच में वो नॉर्मल हो जाए. एंड अ 2025 मीटिंग इन तियानजिन हेल्प्ड कंटिन्यू द मोमेंटम. और ये जो 2025 की एक मीटिंग हुई थी तियानजिन में, उसने उस मोमेंटम को, मतलब उस ड्राइविंग फोर्स को लगातार जारी रखा, जो एक तरीके से उस प्रयास को जारी रखा जो दोनों ही देशों के रिलेशन में एक अच्छे संबंध बनाने के हो रहे हैं. इट इज अपेरेंट, ये क्लियर है, दैट बोथ साइड सी कंटिन्यूड इंगेजमेंट एट द हाइएस्ट लेवल एज की टू सस्टेनिंग दिस प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन. कि दोनों ही साइड्स ये देख रही हैं कि अगर हाईएस्ट लेवल में एंगेजमेंट होती रहती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को बनाए रखने में. द डुअल ट्रैक्स ऑफ द एसआर मीटिंग्स एंड द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन. कह रहा है कि ये जो दो पहलू हैं एसआर मीटिंग के और इस वर्किंग मैकेनिज्म के, जो कि कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, कंसल्टेशन मतलब डिस्कशन के लिए, कोऑर्डिनेशन मतलब एक तरीके से सिंक्रोनाइज्ड मैनर में साथ काम करने के लिए, ऑन बॉर्डर अफेयर्स, जो बॉर्डर्स के इश्यूज हैं उसके ऊपर. अ बॉडी कंप्राइजिंग डिप्लोमैट्स एंड मिलिट्री ऑफिशियल, मतलब ये जो वर्किंग मैकेनिज्म होगा इसमें ये एक ऐसी बॉडी होगी जिसमें डिप्लोमैट्स होंगे, मिलिट्री ऑफिशियल्स होंगे. हैव वर्कड वेल, इन्होंने अच्छा काम अब तक किया है. वेल टूवर्ड्स कीपिंग द बॉर्डर जनरली स्टेबल ओवर द पास्ट 2 years, कि जो 2 सालों से पिछले बॉर्डर में शांति बनी हुई है उसमें. मतलब ये चाहे एसआर मीटिंग्स हो गई या फिर जो वर्किंग मैकेनिज्म है, पूरा सिस्टम चल रहा है जिसमें कंसल्टेशन हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन भी दोनों देशों में दिख रहा है, तो उसने अच्छा काम करके दिखाया है इन पिछले 2 सालों में, क्योंकि बॉर्डर में जो एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें शांति बनी हुई है. द लेटेस्ट आउटकम्स विल सर्टेनली हेल्प इन कीपिंग द पीस. कह रहा है कि जो अभी जो रिजल्ट आए हैं वो इस पीस को बनाए रखने में मदद करेंगे. लेस क्लियर इज हाउ बोथ साइड इंटेंड टू टेक अप द टास्क ऑफ बॉर्डर डिलिमिटेशन. कह रहा है कि ये अभी क्लियर नहीं है कि दोनों साइड्स कैसे ये जो बॉर्डर डिलिमिटेशन वाली बात है, मतलब जो निर्धारित करने वाली बात है बॉर्डर को, वो किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे. Neither side has explained which parts of the border they plan to delimit. दोनों ही देशों ने अभी ये नहीं बताया है, एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये बॉर्डर के किस प्लान को अभी डीलिमिट करने की बात कर रहे हैं, और वेदर दे आर रिकंसिडरिंग द 2005 एग्रीमेंट. और इस बात को भी नहीं बताया है कि क्या वो 2005 वाला जो एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ था उसको दोबारा से वो रिकंसिडर कर रहे हैं. ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स, और ये एग्रीमेंट किसके ऊपर हुआ था, पॉलिटिकल पैरामीटर्स के ऊपर हुआ था, मतलब जो पॉलिटिकल मापदंड थे उसके ऊपर, एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर हुआ था, जो कोर वैल्यूज थी या फंडामेंटल आइडियाज थे उसके ऊपर हुआ था. अंडर विच द एसआर्स वर टास्क्ड विद द फर्स्ट एग्रीइंग अ फ्रेमवर्क टू सेटल द बाउंड्री, जिसके तहत जो दोनों ही देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे, एक तरीके से कह सकते हो जो हाई ऑफिशियल्स थे या डिप्लोमैट थे, उनके पास पहला काम ये था कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें दोनों ही पक्ष एग्री हो बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने से पहले. वाइल बोथ साइड्स इन बीजिंग रीअफर्म द 2005 एग्रीमेंट. कह रहा है कि जबकि दोनों ही देशों ने बीजिंग में एक तरीके से कंफर्म किया है कि वो अभी भी 2005 के एग्रीमेंट को मानते हैं. आर्टिकल 10 ऑफ ए टेक्स्ट नोट्स, कह रहा है कि इसी एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 10 है वो ये बताता है दैट इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेमवर्क, कि इसी सिस्टम
के आधार पर दैट बोथ साइड्स कैन डिलिनिएट द बाउंड्री, दोनों देश जो है वो बाउंड्री को उसकी आउटलाइन कर सकते हैं या उसको एक तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। मतलब कि अगर दोनों देशों के बीच में जो बाउंड्री का डिस्प्यूट है उसको सुलझाना है या उसको उसकी मार्किंग सही से करनी है, तो वो इस 2005 के एग्रीमेंट के आर्टिकल 10 के अनुसार ही होगा। टेंजिबल प्रोग्रेस ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट मस्ट सर्टेनली बी वेलकम। कह रहा है कि जो सीमा विवाद में जो एक निश्चित प्रोग्रेस देखने को मिली है, टेंजिबल मतलब रियल प्रोग्रेस जो कि नोटिसेबल है, जो एक निश्चित प्रोग्रेस देखने को मिली है वो एक तरीके से सराहनीय है। हाउएवर, हालांकि एग्रीमेंट्स मेड विदाउट पब्लिक विजिबिलिटी, कि ये जो दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं बिना पब्लिक को बताए हुए, नॉट विद स्टैंडिंग देयर मेरिट, भले ही उस एग्रीमेंट में चाहे कितनी अच्छी बातें हो या फिर कितनी ज़्यादा वो वैल्यू रखता हो, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट, मे इनवाइट सस्पेशन, उससे लोगों के अंदर संदेह आ सकता है। एज इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू नेगोशिएटिंग देयर लॉन्ग रनिंग बाउंड्री क्वेश्चन, कह रहा है कि जैसे कि इंडिया और भारत लगातार एक नेगोशिएशन कर रहे हैं, ये जो बाउंड्री क्वेश्चन इनके बीच में चला आ रहा है, ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट चला आ रहा है इसके ऊपर, इट इज इम्पेरेटिव, ये जरूरी है, दैट दे ब्रिंग देयर पब्लिक्स अलोंग, कि इनको अपनी जो जनता है उसको भी साथ में लेना चाहिए इस एग्रीमेंट पे, उनको भी एक तरीके से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए जब ये किसी बात में एग्री कर रहे हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। बोथ साइड्स, सी सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है, कंटिन्यूड इंगेजमेंट एज की टू सस्टेनिंग दिस प्रोसेस, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे पता चल रहा होगा वॉज सीन तो नहीं होगा, इस सीन ठीक है, इस सीन यहाँ पे मगर ये जो कंटिन्यूड इंगेजमेंट है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ये पैसिव वॉइस ठीक है, ये नहीं होगा, बोथ साइड्स हैव बीन नहीं होगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन करना है, ये दिया हुआ है डायरेक्ट में। ठीक है, तो बता दो आर्टिकल 10 नोट्स इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द दैट, बताओ क्या होगा। देखो पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है भाई, सिंपल प्रेजेंट की है। अब जो सिंपल प्रेजेंट की होती है तो पता ही होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा होता है उसका टेंस हम चेंज नहीं करते, ठीक है, वैसे ही लिखते हैं। तो 10 डो इट वॉज गलत हो गया, दैट ओनली ऑन द बेसिस नहीं, फिर गलत हो गया, हैज नोटेड कर दिया, गलत हो गया। आर्टिकल 10 नोट दैट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेमवर्क दैट बोथ साइड्स कैन डिलिनिएट द बाउंड्री, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। What is the primary purpose of involving the public in the boundaries resolution process as suggested by the author? कह रहा है कि जैसा कि ऑथर ने सजेस्ट किया है कि भाई पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाए, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? टू अलाउ द जनरल पॉपुलेशन टू वोट ऑन द स्पेसिफिक टेरिटोरियल चेंजेस प्रपोज्ड बाय द एसआर। अब ये वोटिंग की बात कहाँ आ गई, कहीं हम लोग नहीं पढ़ा, हटा दो। अब कीवर्ड को देखा करो, कीवर्ड देखने से पता चल जाता है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं कि क्या यहाँ पे ये बात हुई है, नहीं। टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल सस्पिशन, अब देखो सस्पिशन वाला कीवर्ड मिल गया हम लोग को, कि एक तरीके से जो संदेह पैदा ना हो, डाउट पैदा ना हो, और नेशनल सपोर्ट फॉर द फाइनल एग्रीमेंट, और लोगों का एक तरीके से सहयोग हो जो भी फाइनल एग्रीमेंट हो। मान लो कि भारत का कुछ टुकड़ा जाता है चाइना के पास, या चाइना का कुछ टुकड़ा भारत के पास आता है, तो दोनों ही देशों को पता होना चाहिए पब्लिक को कि क्या हुआ है, ताकि एक लॉन्ग लास्टिंग जो है वो पीस दोनों के बीच में आ सके और प्रोग्रेस जो है वो और तेजी से बढ़ सके। तो बी ठीक लग रहा है। टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द नेगोशिएशन, बातचीत की स्पीड को बढ़ाने के लिए नहीं। टू डिमॉन्स्ट्रेट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट बोथ नेशंस आर फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, कि अब देखो चाइना तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के सिद्धांत की बात दोनों ही देशों के लिए कैसे लागू हो सकती है, तो ये भी गलत हो गया। और वैसे भी पैसेज में ऐसी बात नहीं गई है, तो बी करेक्ट है। हाउ डू द डुअल ट्रैक्स मेंशन्ड इन द पैसेज कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द डिस्प्यूटेड बाउंड्री, किस तरीके का यहाँ पे डुअल ट्रैक्स की बात हुई है, देखते हैं। बाई अलाउइंग मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमैट्स टू वर्क इन पैरेलल ऑन बोथ टेक्निकल एंड पॉलिटिकल फ्रंट्स। हाँ, एक तरीके से मिलिट्री ऑफिशियल्स जो 2 की पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं ताकि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो किसी भी क्राइसिस में इंगेज कर सकें, और डिप्लोमैट्स जो हैं वो भी इंगेज कर रहे हैं, तो एक तरीके से दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं टेक्निकल और पॉलिटिकल फ्रंट्स में। तो ए जो है इसी डुअल ट्रैक्स की बात हो रही है, ए जो है करेक्ट आंसर।
What role do the newly proposed communication hotlines play in the eastern and middle sector? ये जो हॉटलाइंस बनाई गई है ईस्टर्न और मिडिल सेक्टर्स में, ये क्या काम करेंगी? भाई हॉटलाइन किसके लिए होती हैं? किसी भी समस्या में दो कमांडर आपस में बात कर सकें, दो टॉप ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स बात कर सकें, ताकि किसी भी एक तरीके से जो इंगेजमेंट है या फिर क्राइसिस है उसको ख़त्म किया जाए. To ensure that political leaders can directly manage the day-to-day logistics of border troops. नहीं, to provide an immediate layer of crisis management between high-level operational commanders. हाँ, तो भी जो है वो काफी सही लग रहा है. To bypass the existing diplomatic mechanism, मतलब जो डिप्लोमेटिक अभी जो मैकेनिज्म है उसको बाईपास करने के लिए. टू ऑटोमेट द शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा, ताकि जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है उसको उसके लिए हॉटलाइंस की जरूरत नहीं है, उसके लिए कम्युनिकेशन चैनल की बात की गई है. हॉटलाइन हमेशा ये इस तरीके के जो मिलिट्री कमांडर होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है, कि बहुत तेजी से बात हो सके और एक सिक्योर तरीके से बात हो सके. तो बी हमारा करेक्ट आंसर. ये है आज का क्लोज टेस्ट, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, थोड़ा सा लेंदी है. राम अवतार इज द ओनली वन विच इज डेल्ट विद इन अ लिटरेली वर्क. मतलब राम जी का जो अवतार था उन्हीं के बारे में एक तरीके से राइटिंग में बताया गया है, जो उनके बारे में लिखा गया है. अदरवाइज और जितने ईश्वर के अवतार रहे हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है. नेमली वाल्मीकि रामायण, और खासकर जो वाल्मीकि रामायण है उसमें देयर आर मैनी वर्क्स अबाउट कृष्ण अवतार. कह रहा है कि बहुत से लेख लिखे गए हैं कृष्ण अवतार के बारे में, बट दीज आर नॉट एक्सक्लूसिवली अबाउट कृष्ण, मगर वो सिर्फ भगवान कृष्ण के ही बारे में नहीं है. मतलब जो वाल्मीकि रामायण उसमें सिर्फ भगवान राम का ही वर्णन है, लेकिन जो अदर कृष्ण अवतार के बारे में लिखा गया है वो सिर्फ कृष्ण भगवान के बारे में नहीं है. सेड M.A. वेंकटा कृष्णन इन अ डिस्कोर्स, इन्होंने अपने भाषण में ऐसा बताया है. श्रीमद् भगवत डील्स विद मैनी थिंग्स, कह रहा है कि जो भगवत है वो बहुत सी चीज़ें उसमें वो डील करता है. एंड ओनली द 10th सकंद इज अबाउट कृष्ण, और जो सिर्फ 10th सकंद है उसका वो सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में बताता है. विष्णु पुराण ऑल्सो टॉक्स अबाउट कृष्ण अवतार, विष्णु पुराण जो है वो भी कृष्ण अवतार के बारे में बात करता है. बट ओनली द 5th अमस मतलब सेक्शन इज अबाउट कृष्ण, वो जो 5th सेक्शन है उसका वही भगवान कृष्ण के बारे में बात करता है. द रिमेनिंग 5 अमस टॉक अबाउट वर्ष वराह, जो अदर जो 5 सेक्शन हैं वो वराह अवतार के बारे में बात करते हैं, नरसिंह भगवान के बारे में बात करते हैं, एंड ऑन सो ऑन. वाल्मीकि's वर्क डैश कॉल्ड आदि काव्य, जो वाल्मीकि जी का काम था, मतलब उन्होंने जो लिखा था उसको आदि काव्य बोला जाता है. बिकॉज इट इज द फर्स्ट वर्क टू हैव बीन रिटन इन काव्य स्टाइल, क्योंकि ये पहला ऐसा कोई राइटिंग थी जो कि काव्य स्टाइल में लिखी गई थी. द वेद डू नॉट हैव एन ऑथर, अच्छा वेद जो है वो इतने पुराने हैं कि वो पहले तरीके से मौखिक रूप से बोले जाते थे, बाद में उनको कन्वर्ट किया गया, मगर किसने कन्वर्ट किया इसके बारे में पता नहीं है. रामायण इज द फर्स्ट वर्क टू कम आफ्टर द वेद, जो वेद के बाद जो काम आया है, मतलब जो रिटन लिखा गया है वो रामायण आई. एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड आदि काव्य, इसी वजह से इसको आदि काव्य बोला गया. द फर्स्ट 4 चैप्टर्स आर लाइक एन इंट्रोडक्शन, जो पहले 4 चैप्टर थे वो एक तरीके के इंट्रोडक्शन है. ओनली इन द 5th चैप्टर, कह रहा है कि सिर्फ 5th चैप्टर में वी लर्न अबाउट अयोध्या, हम अयोध्या के बारे में जानते हैं और राजा दशरथ के बारे में जानते हैं. वाल्मीकि परफॉर्म रेगरेस पेनेस, कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या की थी. एंड देयर आर 8 स्टेजेस इन पेनेस, और इस तपस्या में 8 स्टेजेस होती हैं. द फर्स्ट स्टेज इज यम, पहली स्टेज जो है वो यम है, फॉलोड बाई नियम, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर आसन, फिर धारण, फिर धन्य और फिर समाधि. मतलब ये 8 स्टेजेस हैं जिसको आपको गुजरना पड़ता है. दीज स्टेजेस इन्वॉल्व कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, इन सारी स्टेजेस का मतलब ये है कि आप अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल पाएं, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल पाएं, अपनी सांसों के ऊपर कंट्रोल पाएं, ध्यान करें, रिमेनिंग सीटेड कॉन्टिन्यूसली विदाउट गेटिंग अप फॉर एनी रीजन, और काफ़ी लंबे समय तक एक ही स्थान में बैठे रहें बिना किसी वजह के उठे हुए. वाल्मीकि वेंट थ्रू ऑल दीज स्टेजेस एंड बिकॉज ही नेवर मूव्ड अ टर्माइट हिल केम अप डैश हिम, और वो इन सारे ही स्टेजेस से गुजरे हैं, और क्योंकि वो कभी भी उस जगह से मूव नहीं हुए थे, इसी वजह से जो दीमक की चट्टान थी वो उनके चारों तरफ आ गई थी. when his तपस्या एंडेड, मतलब तपस्या जब उनकी खत्म हुई,
ही डैश द हिल टू कम आउट, तो उन्होंने एक तरीके से जो कह सकते हैं दीमक की चट्टान थी उसको तोड़ते हुए बाहर आए। वाल्मीक मीन्स टर्माइट हिल, वाल्मीक का मील का ही मतलब होता है कि एक जो टर्माइट हिल। बिकॉज द सेज केम आउट ऑफ अ टर्माइट हिल, क्योंकि ये दीमक की चट्टान से बाहर आए थे, और सेज मतलब होता है ऋषि मुनि। ही केम टू बी नोन एज वाल्मीकि, इसी वजह से इनका नाम जो है वो वाल्मीकि पड़ा है। He began writing his story when Ram was ruling as king of Ayodhya. इन्होंने अपनी स्टोरी तब लिखना स्टार्ट करी जब भगवान राम जो अयोध्या के राजा थे तब। एंड बिफोर सीता वॉज बैनिस्ड बाई राम, और सीता जी को जब देश निकाला किया है भगवान राम ने उससे पहले। वाल्मीकि हैड ऑलरेडी मेट राम, वाल्मीकि जी भगवान राम से पहले ही मिल चुके थे। एंड न्यू अबाउट हिम, उनके बारे में पहले ही से जानते थे। बट वेन नारद विजिट्स हिम ही आस्क्ड द लेटर हु इज द आइडियल मैन अलाइव एट दैट टाइम, मगर जब भगवान नारद ने उनको विजिट किया तो उन्होंने पूछा कि ये परफेक्ट मैन कौन है इस समय। हु हैज 16 ग्रेट क्वालिटी, जिनके पास पहले से ही 16 गुण हैं। वाल्मीकि नोज दैट ओनली राम पजेसेस दीज क्वालिटीज, और वाल्मीकि ये जानते थे कि भगवान राम ही के पास ये 16 गुण हैं। एंड दैट नारद इज गोइंग टू टेल हिम सो, जो कि नारद उनको बताएंगे। द वर्ड रिगरस का क्या मतलब है? स्ट्रिक्ट, सीवियर, ठीक है, क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा ना, तो लीनियंट तो नहीं होगा भाई। लीनियंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर। केयरलेस सभी को पता होगा, है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना, आइडियल। आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट, तो ये तो सिनोनिम हो गया, ये नहीं होगा। एग्जाम्पलरी का मतलब भी बेस्ट होता है, परफेक्ट बोल सकते हो। फ्लॉड, हाँ, जिसमें कमी हो। क्विंटेंसेंशियल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट क्वालिटी रखता हो, तो ये भी नहीं होगा। सी हमारा करेक्ट आंसर है। वाल्मीकि's वर्क, अब यहाँ पे हमको देखो वर्क क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे क्या है, इसको आदि काव्य बोला गया है, एक तरीके से पैसिव सेंस आ रहा है, तो पता चल जाना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए बिना ऑप्शन के। तो आर नहीं होगा, वर नहीं होगा, बीइंग नहीं होगा, इज होगा, इज करेक्ट है। व्हेन हिज तपस एंडेड, जब उनकी तपस्या खत्म हुई, ही डैश द हिल टू कम आउट, तो उन्होंने उस जो क्या कहते हैं दीमक की चट्टान थी उसको तोड़ते हुए बाहर आए। तो यहाँ पे पास्ट टेंस चाहिए, ब्रेक नहीं होगा, ब्रेकिंग नहीं होगा, ब्रोकन नहीं होगा, ब्रोक होगा। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है ना, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो सी हमारा आंसर है। अ टर्माइट हिल केम अप डैश हिम, जो टर्माइट हिल थी वो उनके मतलब जैसे यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं तो इधर इधर उधर पूरी टर्माइट हिल होगी। इतने मतलब सालों तक एक ही जगह में अगर आदमी बैठा रहेगा तो ऐसे ही होगा। तो अक्रॉस तो नहीं होगा, है ना, अक्रॉस नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्रॉम जब एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तब उसको हम बोलते हैं अक्रॉस। ओवर मतलब ऊपर, बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट अराउंड होगा, ठीक है। ये है पैरा नंबर, S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, ABCD आपको अरेंज करना है, एक बार खुद से ट्राई करिए। इन 2017 कह रहा है कि 2017 में माई वाइफ एडिला ब्राउन वॉज इन्वाइटेड टू स्पेंड 3 वीक्स एट एन NGO इन गुलू युगांडा टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू ब्लाइंड हाई स्कूल एज स्टूडेंट, कि 2017 में मेरी वाइफ को इनवाइट किया गया एक NGO में जो कि गुलू युगांडा में था, और वो एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग की स्किल सिखा रहा था उनको, ब्लाइंड हाई स्कूल के स्टूडेंट बच्चों को जो अंधे थे, ठीक है। S6 कह रहा है दे सजेस्टेड आई ऑफर अ मॉडेस्ट मॉडल फी आफ्टर सीकिंग परमिशन, कह रहा है कि उन्होंने कहा कि आप उनकी परमिशन के लेने बाद उनको एक कुछ भी चीज़ वापस कर देना या फिर कुछ गिफ्ट की तरह दे देना, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे एक पहला तो D है और एक B है। वाइल देयर, जबकि वहाँ, आई बिकेम पर्टिकुलरली फैसिनेटेड बाई द टाउन्स मेन मार्केट, की मैं काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा उत्सुकता से भर गया जब मैंने टाउन की मेन मार्केट को देखा, ठीक है। बी कह रहा है आई वॉज आस्क्ड अलोंग टू डॉक्यूमेंट द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज ड्यूरिंग द विजिट, कह रहा है कि मुझसे ये कहा गया था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको रिकॉर्ड करूं विजिट के दौरान। ये थोड़ा सा डी जो है अचानक से मेन मार्केट के बारे में बात करने लग गया है, इसलिए थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा है, इसलिए हम डी से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम बी से करते हैं, ठीक है। पहले अगर हम बी लेते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, डी और एक ए वाला। तो कह रहा है आई वॉज आस्क्ड अलोंग टू डॉक्यूमेंट द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी ड्यूरिंग द विजिट,
या तो ए होगा या तो डी होगा। वाइल देयर आई बिकेम पर्टिकुलरली फैसिनेटेड बाय द टाउन्स मेन मार्केट। कह रहा है जबकि वहां पे मैं काफी ज्यादा फैसिनेटेड हो गया था मेन मार्केट से, वहां की मेन मार्केट बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होगी इस वजह से। ठीक है। ये कह रहा है द वाइब्रेंट मार्केट वॉज फिल्ड विद लोकल वेंडर्स सेलिंग गुड्स सच एज यूज क्लोथ फ्रूट्स एंड फायरवुड। अब यहाँ पे वो जिस मेन मार्केट से फैसिनेटेड हुआ था वो वाइब्रेंट मार्केट थी जो कि फिल्ड थी लोकल वेंडर्स, जो लोकल शॉप वाले थे उनसे, जो कि क्लोथ फ्रूट्स और फायरवुड बेच रहे थे। ठीक है। तो एक तरीके से हमको लग रहा है कि भाई डी के बाद ए का आना जरूरी है, डी के बाद ए का आना जरूरी है। डी ए पेयर तो पता चल गया, हम बी के साथ जा रहे हैं तो बी होगा, तो फिर बी डी ए सी होगा ना चाहिए, बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।